हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अन कुशवाहा। तो जीआईसी और यूपी पीजीटी के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 30 में। और ये मैकेनिक्स यूनिट का एकदम लास्ट लेक्चर होगा। और पिछले 3 लेक्चर से हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उन सभी के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। A water pipe entering a house has a diameter of 2 centimeter and speed of water is 0.1 meter per second. Eventually, the pipe tapers to a diameter of 1 centimeter. Calculate the speed of water in the tapered portion. यानी कि एक पाइप है जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर और जहाँ पर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है वहाँ पर लिक्विड की स्पीड है 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये पाइप आगे एक जगह पर पतली है और जहाँ पर पतली है वहाँ पर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि वहाँ पर लिक्विड की स्पीड क्या होगी। तो इस पर बेस्ड एक का आपने प्रिंसिपल पढ़ा था। देखिए ध्यान रखिएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल सिर्फ फार्मूले के बेसिस पर तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जब तक आप उसका मीनिंग नहीं समझते हैं, उसकी डिफिनीशन को आपने ध्यान से नहीं देखा था, तो ना ही आप ग्राफ वाले क्वेश्चन कर पाएंगे और ना ही आपको ये पता चल पाएगा कि कौन सा फार्मूला हमको यहाँ पर यूज करना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में इस बात को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ ऐसी बात चल रही है कि एक ट्यूब है, एक पाइप है जिसका डायमीटर अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि जहाँ पर इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर वहाँ पर लिक्विड की जो स्पीड है वो है कितनी, 0.1 मीटर पर सेकेंड। फिर जहाँ पर ये नली पतली है वहाँ पर डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर लिक्विड की स्पीड कितनी होगी। अगर आपने पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी अविरतता का सिद्धांत, तो आपको ये पता होगा आपको कि किसी भी ट्यूब में, किसी भी नली में जब द्रव प्रवाहित होता है, लिक्विड प्रवाहित फ्लो होता है, तो उसके हर एक पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात कर लें और इस पॉइंट की बात कर लें, यहाँ पर एरिया मान लेते हैं A1 और वेलोसिटी है V1, यहाँ पर एरिया A2 और वेलोसिटी V2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अविरतता के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इस क्वेश्चन में आपको V2 पता करना है, लेकिन V2 आप तभी पता कर पाएंगे जब आपको दोनों जगह पर एरिया पता होगा और एक पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी पता होगी। तो ये वेलोसिटी तो पता है 0.1 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ आपको दोनों पॉइंट पर एरिया पता करना है। तो एरिया ये सर्कुलर है, ये ट्यूब, ये नली जो है वो सर्कुलर है। अगर तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम A1 की बात करें तो पाई R1 स्क्वायर होना चाहिए। और R1 मतलब कि ये डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या आप निकाल ही लेंगे। R1 कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस यानी त्रिज्या R2 आप निकाल लेंगे 0.5 सेंटीमीटर। तो A1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो पाई और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो पाई आ जाएगा और यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से A2 निकाल लीजिए, पाई R2 स्क्वायर। तो पाई और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो 0.5 कर लीजिए, चाहे इसको 1/2 ही कर लीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये हो जाएगा पाई बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू को और V1 की वैल्यू को इस फार्मूले में, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के फार्मूले में आप यूज कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो A1 कितना हो जाएगा पाई और V1 कितना है 0.1 इज इक्वल टू A2 है आपका पाई बाई 4 और V2 क्या है पता करना है। पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू 0.4 और यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमने एरिया को मीटर स्क्वायर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर एरिया को अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट भी करते तो कोई फ़ायदे की बात नहीं थी, क्योंकि A1 और A2, देखिए यहाँ से A1/A2 मिलेगा यानी एरिया का रेशियो मिलेगा। तो अगर ये एरिया आप सेंटीमीटर में स्क्वायर में लिखते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी का वही यूनिट आएगा जो इस वाली वेलोसिटी का यूनिट होगा। तो ये मीटर पर सेकेंड में था तो ये भी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। एक चीज़ और आप याद रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के केस में कि ये जब डेरिवेशन किया जाता है
तो इस बेसिस पर किया जाता है कि पर सेकेंड जितना भी लिक्विड, जितना भी मास यहाँ पर इंटर करता है उतना ही मास यहाँ पर बाहर भी निकलता है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या बर्नौली का जो थ्योरम हम डिस्कस करते थे वो हम आइडियल लिक्विड के लिए डिस्कस करते हैं। और आइडियल लिक्विड की दो प्रॉपर्टी होती है। आइडियल लिक्विड उसको बोलते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि जितना मास यहाँ पर सेकेंड इंटर करेगा उतना ही मास यहाँ पर सेकेंड बाहर भी निकलेगा। इसी के बेसिस पर ये फार्मूला डिराइव हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा m1 = m2 के बेसिस पर हुआ है, यानी आप कह सकते हैं मास कंजर्वेशन का ये एक दूसरा रूप है। मास कंजर्वेशन का ही ये दूसरा रूप है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किस कंजर्वेशन के स्टेटमेंट को यूज करके डिराइव किया गया है, तो मास कंजर्वेशन को उसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए ये इक्वेशन का डेरिवेशन होता है। ठीक है, a1 v1 = a2 v2। आसान सा सवाल है, आप नोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर so that the flow is streamline। अब देखिए स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो की जो डिफिनीशन है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाना है, लेकिन स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको ये नहीं पता चलने वाला कि इस क्वेश्चन में हम क्या चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इस वजह से भी डिफिनीशन और डेरिवेशन का जो पूरा प्रोसीजर होता है अगर वो पता है तो आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। जैसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप अगर सिर्फ फार्मूला याद करके न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो दिक्कत तो आनी ही है। आप न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप उसकी पूरी थियरी को समझते होंगे और आपको पता होगा कि किस चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, तो सिर्फ फार्मूला याद करिए और उसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करिए, ये 6ठी 7वीं के न्यूमेरिकल में कराया जाता है। ठीक है, आप अगर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं या इंटरमीडिएट के ऊपर की किसी भी क्लास की आप बात करें, फिजिक्स सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो अगर आपको थियरी नहीं पता है तो न्यूमेरिकल में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 को आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपको वो मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी बतानी है जब तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहे। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता क्या है, तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब लिक्विड की स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से कम होती है तो उसका जो फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। स्ट्रीम लाइन फ्लो होने का मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले सभी पार्टिकल सेम पाथ को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर एक उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर ज़्यादा हो जाती है जब वेलोसिटी, तो इसका जो फ्लो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट, यानी कि सभी पार्टिकल सेम पॉइंट पर जिगजैग पाथ पर चलते हैं, जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी ही वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी स्ट्रीमलाइन। यानी किसी भी द्रव का प्रवाह धारा रेखी कब तक बना रहता है, वो अधिकतम वेग कितना है, कितने वेग तक उसका प्रवाह जो है वो धारा रेखी बना रहता है, तो ये वही वेग है। इसी को हम क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसा कि इन्होंने पूछा कि वो कौन सी मैक्सिमम वेलोसिटी है जहां तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो बना होगा, तो ये वही वेलोसिटी है क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी अगर वेलोसिटी मान लीजिए कि किसी लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड अगर उसकी स्पीड है और उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यानी वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, 3 पर भी स्ट्रीमलाइन फ्लो, 5 पर भी स्ट्रीमलाइन फ्लो, 8 पर भी स्ट्रीमलाइन फ्लो और 10 पर भी स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जहां तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन बना होता है। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी 10 से ज़्यादा होगी, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस करेगी, सरपास करेगी, वैसे ही उसका फ्लो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यही वो मैक्सिमम रेंज है या बाउंड्री है, यही क्रिटिकल वेलोसिटी है। इससे पहले अगर इससे कम वेलोसिटी है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, इससे ज़्यादा वेलोसिटी है तो टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो क्रिटिकल का मतलब ही होता है कि बाउंड्री। एक्चुअली आप क्रिटिकल शब्द का, जैसे हमने आपको अभी तक 2 चीज़ों का मतलब बताया। एक हमने बताया था आपको ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब कि किसी भी क्वांटिटी को डिवाइडेड बाय लेंथ करते हैं। इसी तरह हमने आपको एक बताया है मोमेंट, किसी भी क्वांटिटी को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंट आ जाता है। वैसे ही ये जो क्रिटिकल टर्म है वो आप समझ लीजिए, कहीं पर भी क्रिटिकल शब्द आ जाए, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर हो सकता है, क्रिटिकल
फ्रीक्वेंसी होती है और क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, तो क्रिटिकल पोटेंशियल कह लीजिए। कोई भी चीज़ अगर क्रिटिकल आ गया उसका मतलब आप समझिए कि एक बाउंड्री है। क्रिटिकल एंगल भी आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में। एक बाउंड्री है जिससे पहले की सिचुएशन अलग और उसके बाद की सिचुएशन एकदम अलग है। जैसे किसी किसी की हालात जब क्रिटिकल हो जाते हैं हॉस्पिटलाइज होने पर, तो कहते हैं कि हालत जो है बहुत नाजुक है, क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब कि जो दवा अभी खुराक को लेकर लेटे हुए हैं, अगर उस दवा ने काम किया तो पृथ्वी लोक में, और अगर उसने काम नहीं किया तो फिर मृत्यु लोक में। यानी क्रिटिकल का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसके बाद में और जिसके पहले सिचुएशन एकदम डिफरेंट होती है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब यही कि उससे कम वेलोसिटी पर स्ट्रीमलाइन फ्लो और उससे ज़्यादा वेलोसिटी पर टर्बुलेंट फ्लो। क्रिटिकल एंगल का मतलब एक ऐसा एंगल जिससे पहले जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो दूसरे मीडियम में रहता है और उससे ज़्यादा एंगल होने पर वापस पहले मीडियम में चला जाता है, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं क्रिटिकल का मीनिंग। तो इस क्वेश्चन में कुल मिला के इनडायरेक्टली आपसे क्रिटिकल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, VC इज इक्वल टू, हमने बताया है आपको, K ईटा अपान रो डी। ये फार्मूला होता है क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए, जहाँ पर K क्या है, K इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपको नहीं पता है तो थियरी में हमने मेंशन किया था कि रेनॉल्ड्स नंबर ही डिसाइड करेगा, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू से ही पता चल जाता है कि जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन है कि टर्बुलेंट है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और बात स्ट्रीम लाइन फ्लो की हो रही है और वो भी मैक्सिमम वेलोसिटी की आप बात कर रहे हैं, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में K की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू 2000 होती है या उससे कम आप ले सकते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई रेनॉल्ड्स नंबर की। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो VC इक्वल टू K ईटा अपान रो डी। इसमें ईटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और K की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। 2000 तक स्ट्रीम लाइन, 2000 से 3000 तक अनस्टेबल और 3000 से ज़्यादा पर टर्बुलेंट फ्लो होता है। और रो मतलब होता है डेंसिटी, और वाटर की बात हो रही तो वाटर की डेंसिटी याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यू आपको याद होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, साथ में क्रिटिकल वेलोसिटी की डिफिनीशन भी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2000 मल्टीप्लाइड बाई ईटा की वैल्यू 10⁻³ और उसके बाद अपान में रो मतलब कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, और इंटू डी का मतलब यहाँ पर है डायमीटर ऑफ द ट्यूब। और डायमीटर ऑफ द ट्यूब कितना है क्वेश्चन में, तो डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को हम यहाँ मीटर में चेंज कर देंगे क्योंकि हम MKS में कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो 2 सेंटीमीटर को लिखेंगे 2 × 10⁻²। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है, कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल, 1000 बचेगा। 1000 मतलब 10⁻³ 10⁻³ 10⁻0 10⁻0 का मतलब होता है 1, और यहाँ से 10⁻³ 10⁻−2 कितना आ जाएगा 10⁻1। 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 10⁻0 का मतलब 1 हुआ और 10⁻1 का मतलब 10 हुआ, और 1/10 का मतलब हुआ 0.1। और ये वेलोसिटी है किस में आगे जाएगी, मीटर पर सेकेंड में। यानी कि लिक्विड की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो 0.1 मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ तक लिक्विड का जो फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन होगा। तो लिक्विड की अगर वेलोसिटी इतना है या इससे कम है तब भी स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है स्ट्रीम लाइन के लिए। इससे ज़्यादा होने पर टर्बुलेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ फ्लूइड बर्नौलीज थियरम एक्सप्रेस्ड दी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जैसे हमने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में मास के कंजर्वेशन का स्टेटमेंट यूज हुआ। तो जो बर्नौली थ्योरम है वो बर्नौली थ्योरम किस चीज़ के कंजर्वेशन को एक्सप्रेस करती है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले तो बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट पता होगा तब तो बता पाएंगे कि कौन सा कंजर्वेशन है। तो बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट यही था, बर्नौली थ्योरम। अब अगर थियरी आपने पढ़ा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आपने सीधे न्यूमेरिकल में यहाँ पर एंट्री किया है जो कि मैकेनिक्स का एकदम लास्ट लेक्चर है, पिछले 1.5 महीने से लगातार चला जा रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम यहाँ पर बता देते हैं, बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि एनर्जी का कंजर्वेशन है। बाकी इसी को एक और भी तरीके से बताया जाता है कि टोटल हेड यानी कि प्रेशर
को अगर रो जी से डिवाइड करेंगे तो इसको प्रेशर हेड कहते हैं, इसको भी रो जी से डिवाइड करेंगे तो इसको वेलोसिटी हेड कहते हैं, और इसको भी रो जी से डिवाइड करेंगे तो इसको ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं। तो बर्नौली थ्योरम को आप दो तरीके से बता सकते हैं कि फ्लोइंग लिक्विड का टोटल एनर्जी एट ईच पॉइंट ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है, और दूसरा ये भी है कि टोटल हेड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड एट ईच पॉइंट ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी बर्नौली थ्योरम है। बट यहाँ पर आपको बताना है किसका कंजर्वेशन है, तो ये देखिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के रूल को, लॉ को इन्होंने यूज किया है। तो आप कह सकते हैं बर्नौली थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन का ही एक दूसरा रूप है, एक दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है बर्नौलीज थ्योरम। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है कि आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग ऑन अ विस्कस फ्लूइड इज, मतलब कि किसी भी विस्कस फ्लूइड में, किसी भी श्यान द्रव में जब कोई एक बॉडी गिरती है, स्फीरिकल बॉडी गिरती है, तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होता है जब उसका जो उसके पास वेलोसिटी है अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होता है। ऑप्शन है 0, लेस देन जी, इक्वल टू जी, ग्रेटर देन जी। यानी आपको ये बताना है कि अगर किसी विस्कस लिक्विड में कोई बॉडी गिरे, और गिरे जब, तो गिरते गिरते जब उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है तब उस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होता है। अब ऐसे सवाल तो फार्मूले से लगने नहीं है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में तो स्पेशली इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसको आप तब तक नहीं बता सकते जब तक उसका आपको डिटेल नॉलेज ना हो। तो देखने में सिंपल सा है, छोटा सा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, बट ये ऑप्शन देखकर आपका सिर चकरा जाएगा कि उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए हमने थियरी में आपको बताया था, टर्मिनल वेलोसिटी की पूरी एक्सप्लेनेशन हमने दी थी कि कोई भी स्फीरिकल बॉडी जब किसी श्यान द्रव में, किसी भी विस्कस लिक्विड के अंदर गिरता है, तो जैसे वो जाता है तो पहले उसकी स्पीड तेजी से बढ़ती है, पहले उसकी स्पीड तेजी से बढ़ती है क्योंकि आपने ये फोर्स अप्लाई करके ऐसे इसको फेंका था, थ्रो किया था। तो इस स्फीरिकल बॉडी को आपने फोर्स अप्लाई करके फेंका है, तो उस फोर्स के अंडर या उसके अंतर्गत ये गति करता है, और लिक्विड के अंदर जब वो इंटर करता है तो पहले तो उसकी स्पीड एक बार बढ़ती है तेजी से, है ना, स्पीड मतलब ये बहुत तेजी से इंटर करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जैसे आप इसको तेज़ी से फेंकते हैं, जब ये लिक्विड के अंदर जाता है और लिक्विड के मतलब उसके अंदर ऐसे मोशन करता है तो इसके कांटेक्ट में जो लिक्विड है उनके डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। और विस्कस लिक्विड का मतलब कि वो लेयर्स एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके कांटेक्ट में जो लेयर है वो इस ऑब्जेक्ट को भी रोकने की कोशिश करता है। चूंकि ये शुरुआत में जाने से इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही थी, तो जो कांटेक्ट में लेयर थे अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड भी बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती गई वैसे वैसे उस लेयर की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती गई, यानी कि इसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स बढ़ता गया। और विस्कस फोर्स जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे ये तेजी से जाता गया, विस्कस फोर्स बढ़ता गया, तो एक ऐसा टाइम आया कि विस्कस फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो इसके ऊपर लगने वाले अप्लाइड फोर्स के इक्वल और अपोजिट हो गया। यानी आप कह सकते हैं एफ अप्लाइड इज इक्वल टू किसके? एफ विस्कस। और दोनों अगर इक्वल हो गए और अपोजिट हो गए तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेट का मतलब डिफरेंस से आएगा, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब है? यानी जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो होता ये है कि मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और मास जीरो हो नहीं सकता इस बॉडी का, तो एक्सेलरेशन ही जीरो हुआ। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कि वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर मूव करने लगा। जब विस्कस फोर्स अप्लाइड फोर्स दोनों बराबर हो गए, इक्वल और अपोजिट हो गए, तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते थे? टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कब आया? जब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। या तो आप यही याद रखिए कि टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कोई लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट मूव करता है उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा ना कि पत्थर वगैरह जब पड़ते हैं, मतलब बारिश के मौसम में आसमान से जो पत्थर के टुकड़े गिरते हैं, बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, तो वो गिरते हैं तो लोग कहते हैं कि बच के रहिए नहीं तो सिर में छेद हो जाएगा, और तमाम तरह की दिक्कतें बताई जाती हैं। आप एक बात सोचिए कि वो उतने ऊपर से गिर रहा है बादल में से, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वजह से हर सेकेंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड
है ना, इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड इतनी स्पीड बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, और ऊपर से नीचे जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो चेंज कैसा होता है? इंक्रीमेंट वाला चेंज होता है। नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो डिक्रीमेंट होता है। तो जब ये पत्थर का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिर रहा था तो हर सेकेंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। तो आप जरा सोचिए कि 9.8 का मतलब इसको आप 10 लीजिए, यानी 3 सेकेंड बाद इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 5 सेकेंड बाद इसकी स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो उतने ऊपर से आते आते इतना टाइम उसको लगता है, तो उतने टाइम में इसकी स्पीड तो इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए कि वो किसी के ऊपर गिरे तो सिर में छेद हो जाना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े की हम बात करें, बहुत बड़ा टुकड़ा है तो सिर में तो छेद हो ही जाएगा, है ना, सिर तो फूट ही जाएगा। लेकिन छोटे छोटे टुकड़े के पास भी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जैसे बंदूक से निकली हुई छोटी सी गोली, बुलेट जो होती है बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसके स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। तो वैसे ही ये ऊपर से जो पानी की बूंदें गिर रही हैं या जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं, उनकी भी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए कि पानी, है ना, ड्रॉप भी जो गिरेगा वो आपके जो है हाथों में छेद कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती कि आपको छेद कर दे शरीर में। क्यों? क्योंकि जो विस्कस मीडियम है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, उस मीडियम में वो लिक्विड जब गिरता है और स्फीरिकल बॉडी के फॉर्म में वो आता है, तो जैसे जैसे वो नीचे आता है पहले तो स्पीड बढ़ती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि एयर जो एक विस्कस मीडियम है उसमें उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी से वो नीचे आता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि नुकसान करे, यानी वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसी टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कि ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है a = 0। हमने एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया ताकि आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ जाए और ये अब आपको अच्छे से याद रहे। थियरी में तो हमने मेंशन किया ही था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, थियरी से रिलेटेड है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ, टेम्परेचर के बढ़ाने पर विस्कोसिटी का क्या होता है? किसकी विस्कोसिटी का? तो गैस की विस्कोसिटी घटती है, लिक्विड की बढ़ती है? नहीं। गैस की बढ़ती है, लिक्विड की घटती है? नहीं। गैस और लिक्विड दोनों की बढ़ती है? नहीं। गैस और लिक्विड दोनों की विस्कोसिटी घटती है। आपको ये बताना है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर गैस और लिक्विड की विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो विस्कोसिटी का मतलब तो आप समझते ही हैं कि लेयर्स के बीच में जो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको हम विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में वो रोकने की कोशिश करता है। तो देखिए जो लिक्विड होता है, जब लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके लेयर के बीच में लगने वाला ये जो विस्कस फोर्स है ये डिक्रीज हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। और गैस की अगर हम बात करें तो गैस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी रैंडम मोशन। जो गैस थोड़ा स्टेबल टाइप का था, स्टेबल मतलब आराम से मूव कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, तो वो एक दूसरे के लेयर पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने लगते हैं, यानी आप कह सकते हैं विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस बात को आप फील भी कर रहे होंगे। तो गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, जबकि लिक्विड की विस्कोसिटी घट जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। लिक्विड में एक चीज़ और एसोसिएट कर दे रहे हैं कि सरफेस टेंशन भी लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है वो भी घट जाता है टेम्परेचर के बढ़ाने पर। तो लिक्विड का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन भी घटेगा और विस्कोसिटी भी घटेगी। गैस के अंदर सरफेस टेंशन होता नहीं, विस्कोसिटी होती है और टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ती है। तो इसमें आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस। तो गैस की विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो ये गैस की विस्कोसिटी बढ़ रही है, लेकिन लिक्विड की तो घटती है। तो गैस बढ़ रहा है, लिक्विड घट रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मानिए। जिस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिस फार्मूले से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, वो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऐसे कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो हमने यहाँ पर सिर्फ 1-2 क्वेश्चन लिया है, सिलेक्ट किया है आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं ले सकते, बहुत सारा टॉपिक कवर करना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस फार्मूले को स्पेशली आप याद कर लीजिएगा,
क्योंकि इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो डिफरेंट बुक्स से मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन निकले इस क्वेश्चन के। यूपी पीसीएस में भी दिखा, पीजीटी के एग्जाम में भी दिखा है, टीजीटी के एग्जाम में भी दिखा है, तो सारे एग्जाम में ये आया हुआ है, इसलिए ये आप ध्यान रखिए। क्या है देखिए, अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब आप जानते हैं, केस नली जिसको बोलते हैं, इज क्यू इफ रेडियस इज हाल्व्ड मतलब आधा, हाफ किया जाए, एंड लेंथ इज डबल्ड, लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। जो ट्यूब है उसकी अगर रेडियस को आधा कर दी जाए और उसकी लंबाई को 2 गुना कर दी जाए, देन द न्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी। तो अगर पहले रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्यू था, तो रेडियस को आधा और लेंथ को 2 गुना करने पर नया रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा? ऑप्शन है Q/4, Q/8, Q/32 और 16Q। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का अगर कोई ट्यूब है और इसके दोनों इस इंड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस आपने, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस आपने P क्रिएट किया है और इस ट्यूब की लेंथ L है, इसका एरिया या कह लीजिए इसका जो रेडियस है वो A है, तो पर सेकेंड इससे फ्लो होने वाला लिक्विड यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट का मतलब क्या? जैसे ग्रेडियंट का मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ, वैसे ही रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन ध्यान रहे अगर रेट के पहले लेंथ लिख दिया गया, लेंथ रेट, तब तो लेंथ से ही डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम रेट, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम न भी लिखा हो, सिर्फ रेट लिखा हो, तो ये अंडरस्टूड है रेट का मतलब टाइम रेट, है ना, रेट का मतलब टाइम रेट। तो अगर इसके सामने कुछ नहीं लिखा है तो वो टाइम रेट है। जैसे जिसका कोई अपान नहीं होता, जैसे आप जानते हैं ना, ऐसे लिखा हुआ है 2 + 3/5, तो इस 2 का अपान कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं ना। जैसे कहावत है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, वैसे जिसका अपान कुछ नहीं होता, जिसका मल्टीप्लाई, जिसका पावर कुछ नहीं रहता है, हर जगह क्या प्रेजेंट होगा? 1 प्रेजेंट होगा। जैसे भगवान नहीं दिखते हैं, ऐसे ये 1 भी नहीं दिखता, लेकिन रहता है यहाँ पर, जरूरत पड़ने पर हम इसको दिखा देते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब कि पर सेकेंड में कितना वॉल्यूम निकल रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी आप कह सकते हैं V/T, जिसको हम Q से एक्सप्रेस करते थे। फार्मूला क्या था आपका? π(P)A⁴/8η_L। और ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका नाम भी आप याद रखिए, इसको बोलते हैं पॉइज़ली फार्मूला। ठीक है, इसको पॉइज़ली फार्मूला बोलते हैं। इसकी हेल्प से आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि पॉइज़ली फार्मूला जो है, इसमें ये जो फार्मूला है, ये जैसे वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बिल्कुल उसी के ये एनालॉगस है कि किसी ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है, केस नली में लिक्विड भरा हुआ है, अगर इधर का प्रेशर ज़्यादा इधर का प्रेशर कम रहते हैं तो लिक्विड ऐसे फ्लो होगा, यानी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जैसे वायर में करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो किसी भी ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो होता है उसके लिए पॉइज़ली फार्मूला वही रोल प्ले करता है जो रोल वायर में फ्लो होने वाले करंट के लिए ओम्स लॉ जो है प्ले करता है। तो जैसे ओम्स लॉ में आप जानते हैं कि वायर का रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, तो इसके वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट किया था वो पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रिक करंट, तो चेंज इन पोटेंशियल अपान फ्लो होने वाला करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वैसे ही किसी ट्यूब के लिए आप कहते हैं कि चेंज ऑफ प्रेशर और उसकी वजह से फ्लो होने वाला क्या? लिक्विड। लिक्विड का मतलब लिक्विड का वॉल्यूम, ये क्या है? या इसको आप रेट ऑफ फ्लो अगर 1 सेकेंड के लिए बात करेंगे तो Q भी लिख सकते हैं। तो P/Q या P/V जो है वो क्या होगा? वो भी रेजिस्टेंस होगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस को हम ये वॉल्यूम रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं या लिक्विड का रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये फ्लो ऑफ लिक्विड का रेजिस्टेंस है, तो बिल्कुल उसी के एनालॉगस होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आई होप कि आगे हम इस क्वेश्चन को भी सिलेक्ट करके सॉल्व करवाएं। तो पॉइज़ली फार्मूला अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को हम इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फार्मूले के साथ में। तो क्या किया गया था? लेंथ को आधा किया गया, नहीं लेंथ को 2 गुना किया गया था, रेडियस को आधा किया गया था। तो सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन में रेट ऑफ फ्लो अगर Q माने, क्वेश्चन में दिया ही था कि इनिशियल केस में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है वो Q है, तो यानी आप ये मान सकते हैं कि ये इनिशियल कंडीशन का फार्मूला हुआ। अब क्वेश्चन में कहा गया कि रेडियस को आधा किया गया, मतलब कि A की जगह पर आप क्या लिखना है? A/2 लिखना है।
और लेंथ L की जगह पर क्या लिखना है, 2L लिखना है। लेंथ की जगह पर 2L लिखना है, यानी ये A2 है और ये आपका L2 है। तो जो नया रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आएगा, अगर उसको हम Q डैश बोले तो Q डैश इज इक्वल टू आएगा पाई P, कोई चेंज नहीं किया गया है, पाई एक वैल्यू है, P प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है, प्रेशर डिफरेंस। A की जगह पर हम क्या लिखेंगे, A/2 और इसका पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 रहेगा, ईटा रहेगा और L की जगह पर क्या लिखेंगे, L इंटू 2 यानी कि 2L, बस 2L। तो आपको यही पता करना कि इस Q डैश में और इस Q में क्या रिलेशन है। तो सॉल्व कर दीजिए इसको सिंपली, पाई P यहाँ से क्या आएगा, A/4 और इसके अपान में 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से 8 ईटा और यहाँ से ये 2 को आप छोड़ दीजिए तो L यहाँ हो जाएगा, हम 2 को यहाँ लिख देते हैं। अब ये 16 और ये 2 जो आया है, इसके अलावा बाकी सब चीज़ को अगर एक साथ करें तो Q डैश इक्वल टू पाई P A/4 और डिवाइडेड बाई जो 16 है हम उसको इधर 1/16 कर दे रहे हैं। और ये जो टर्म आया हुआ है इसके अपान में अगर कुछ नहीं है तो हम इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अपान में 8 ईटा, कैलकुलेशन तो आई होप कि आपको समझ में आता होगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा अपान में। अब देखिए ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये वही चीज़ तो है जो इनिशियल रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड था। तो इसकी जगह पर अगर हम Q लिख दें तो Q डैश इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपान यहाँ से 32 आ जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट Q डैश इक्वल टू Q बाई 32, यानी जो नया रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आएगा वो पुराने फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का क्या हो जाएगा, 1/32। ठीक है, अगर आप रेडियस को आधा और लंबाई को 2 गुना करते हैं तब। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप पॉइजली फार्मूला याद रखिएगा, उसके बाद आप सेकेंड वाले कंडीशन में रेट ऑफ फ्लो निकाल के या तो दोनों को डिवाइड कर दिए या तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें Q और Q डैश में रिलेशन मिल जाएगा और इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है कि 2 ट्यूब हैं और एक ट्यूब जो है उसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और एक बड़े डायमीटर का ट्यूब है जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। और ये जो 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला ट्यूब है इसमें जब लिक्विड फ्लो होता है तो उसकी स्पीड है v। तो आपको बताना है कि 6 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले ट्यूब से जब लिक्विड निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इसके टर्म में कितनी होगी, इसके पदों में इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, इससे कितनी ज़्यादा कितनी कम, ये आपको बताना है, यानी v डैश की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन है 4v/9, 3v/9, ये वाला v है, ठीक है, और इसके अलावा 4v/3 और नोटा यानी नन ऑफ दीज एबव। तो इन चारों में से तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ये चौथा करेक्ट है, ये बताना है आपको। और इस तरह का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क का पार्ट होगा, इसको हम नहीं सॉल्व कराएंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, लैंग्वेज हमने नहीं लिखा है। 2 ट्यूब है, एक पतला है एक मोटा है, इसका डायमीटर दिया है, यहाँ वेलोसिटी दिया है, यहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। थियरी को अगर आप समझते हैं और ग्राफ को देखकर वो ग्राफ क्या कह रहा है ये अगर आपको समझ में आता है तभी आप इसको सही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है कि फॉर अ विस्कस लिक्विड, किसी भी विस्कस लिक्विड में जब ये स्फीरिकल बॉडी गिरती है तो उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जिस तरीके से वेरी करती है, चेंज करती है, उसका ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। आपको बताना है कि विस्कस लिक्विड के लिए उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो ग्राफ को देखकर अगर आप मीनिंग समझते हैं और यहाँ पर क्या होता है ये भी आप समझते हैं तब आप आंसर बता पाएंगे। तो हमने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि विस्कस लिक्विड में जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो पहले उसकी स्पीड एक बार बढ़ती है, तेजी से वो एंटर करता है, उसके बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। तो इन टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या कि पहले यानी वेलोसिटी बढ़ी, उसके बाद जो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यानी किसी भी विस्कस लिक्विड में लिक्विड की स्पीड पहले बढ़ती है उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो इन चारों ग्राफ में आप देख लीजिए कौन ऐसा है जो ये बता रहा है कि पहले स्पीड बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है, ये ग्राफ क्या मैसेज दे रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे ये ग्राफ का पॉइंट देखिए, इस ग्राफ का ये नीचे करिए, इसको नीचे करिए, इसको नीचे करिए, इसको नीचे करिए, तो शुरुआत में क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है
वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन आप देखिए कि इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ और ऊपर नहीं गया है, मतलब वेलोसिटी और नहीं बढ़ रही, लेकिन टाइम लगातार बढ़ रहा है। यानी कि पहले वेलोसिटी बढ़ी और उसके बाद बढ़ने के बाद क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो ये इसका मतलब कि ये यहाँ पर क्या है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है vt, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी आप पा सकते हैं। तो यही सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि विस्कस लिक्विड के अंदर जब कोई स्फीरिकल बॉडी इंटर करता है तो पहले उसकी स्पीड बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फ्लूइड प्रेशर का है। आपने देखा था कि प्रेशर जो होता है, जैसे क्वेश्चन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्सेस हाइट, हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा या क्या चेंज होगा, वो इस ग्राफ से आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था फ्लूइड प्रेशर या वर्टिकल कॉलम की वजह से प्रेशर, तो P इज इक्वल टू आया था H इंटू रो इंटू जी। यानी इससे ये पता चलता है कि प्रेशर की जो वैल्यू है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाइट का मतलब कि जो एयर या लिक्विड का जो कॉलम होगा उसके हाइट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अर्थ के सरफेस पर हैं तो पूरा लिक्विड कॉलम ये पूरा हमारे सिर के ऊपर है, तो इसकी वजह से पूरा प्रेशर काम करेगा। इससे ऊपर जाएंगे तो अब सिर्फ इतना हाइट हमारे ऊपर है तो सिर्फ इतने का प्रेशर हमारे ऊपर काम करेगा। और ऊपर जाएंगे तो अब हाइट हमारे ऊपर जो लिक्विड कॉलम की हाइट है, एयर कॉलम की जो हाइट है वो कम हो गई, तो प्रेशर और कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे प्रेशर की वैल्यू कम होगी, अंदर जाएंगे नीचे जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऊपर जाने का पूछा हुआ है, या सॉरी मतलब हाइट के साथ प्रेशर पूछा हुआ है, तो ग्राफ में आपको देखना है कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो बता रहा है, क्योंकि फार्मूले में P और H दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, हाइट घटेगा तो प्रेशर घटेगा। तो P और H दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और दो क्वांटिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो आपको पता है, हमने ग्राफ का जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने ग्राफ के बारे में बताया था कि किसी भी ग्राफ को देखकर आप क्या उसका मतलब समझेंगे और किस किस केस में कैसा कैसा ग्राफ मिलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ग्राफ है जो प्रेशर और H दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मैसेज दे रहा है। तो कोई भी दो क्वांटिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके बीच का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ भी है और स्ट्रेट लाइन यहाँ भी है। तो यहाँ पर ये भी तो देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि विथ, अब यानी इस ग्राफ और इस ग्राफ में आप एनालिसिस करिए तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है हाइट के साथ प्रेशर घट रहा है। ठीक, और ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे H बढ़ रहा है, जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइट H की वैल्यू बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ता है ना, तो इसका मतलब कि ये गलत मैसेज दे रहा है और ये सही मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूले पता है, ग्राफ को एनालाइज कर पाते हैं तभी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, ये दोनों हमने एक्सप्लेन कर दिया है ग्राफ वाले क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब इफ द कैपिलरी ट्यूब इज टिल्टेड such that it makes an angle of 30 degree with the horizontal, then to what height it will rise। यानी ये कैपिलरी ट्यूब का वो क्वेश्चन है जिसमें हमने थियरी के टाइम आपको ये मेंशन किया था कि किसी भी कंटेनर में लिक्विड भरा हो और कोई कैपिलरी ट्यूब आपने इसके अंदर ऐसे रखा और यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ था, तो जब आपने कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डाला तो लिक्विड कुछ हाइट तक चला गया, सपोज यहाँ ऊपर तक चला गया, तो ये हाइट क्या हो गया, H हो गया। ठीक, तो इस H का फार्मूला आपने पढ़ा था, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो g। ठीक है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो g। इसमें एक चीज़ यहाँ से ये पता चलता है कि H प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r, इसको बोलते हैं जूरीन्स लॉ। ठीक है, इसका नाम एक अलग से है, जूरीन्स लॉ इसको बोलते हैं। H प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r, मतलब रेडियस जितना कम होगा उतनी हाइट पर लिक्विड जाएगा, जितना पतला आपका ट्यूब होगा उतना ऊपर तक लिक्विड जाएगा। तो ये वर्टिकल हाइट के लिए फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इसी ट्यूब को हम ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं और कितने एंगल से, तो हमने जो थियरी में आपको मेंशन किया था वो ये था कि अगर हम इसको अल्फा एंगल से टिल्ट कर दें
और वो अल्फा किससे, वर्टिकल लाइन के साथ अल्फा एंगल, ये वाला एंगल अल्फा। अगर ये अल्फा एंगल है तो टिल्ट करने के बाद अब ये जो नई हाइट यहां से लेकर यहां तक की है एच डैश, तो वो एच डैश हमने कहा था एच डैश इक्वल टू एच अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ जो थीटा है ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये जो थीटा है वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये जो अल्फा है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है फ्रॉम वर्टिकल लाइन। तो क्वेश्चन इसी का है, बट जो लैंग्वेज दिया है वो देखिए, जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल, वो हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब जब इस ट्यूब को ऐसे इंक्लाइन किया गया तो जो एंगल 30 डिग्री है वो ये नहीं है, वो ये वाला है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल है। तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल है तो ये 30 है, तो ये अल्फा कितना निकलेगा इस क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। आप देखिए अल्फा की वैल्यू, ये पूरा ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पूरा 90 होगा, और क्वेश्चन में आपको ये हॉरिजॉन्टल के साथ ट्यूब का एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, तो वर्टिकल के साथ ट्यूब का एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। तो अगर आप सीधे सीधे 30 यूज करके ये फार्मूला यूज करते हैं गलत आएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया, और हम जो फार्मूला यूज किए थे वर्टिकल के केस में यूज किए थे, और वर्टिकल के केस में हमने अप्लाई किया था। तो अल्फा की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से 60 आएगा, और ये 60 आ गया, तो अब ये नई वाली जो हाइट आएगी एच डैश वो आ जाएगी एच अपॉन कॉस 60। तो cos 60 की वैल्यू रख देंगे 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा h अपॉन 1/2, और ये 1/2 का 2 ऊपर जाएगा तो 2h आ जाएगा। यानी जो नई हाइट h डैश आएगी वो पुरानी हाइट h की 2 गुनी हो गई, और पुरानी हाइट इस क्वेश्चन में गिवन है, पुरानी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये हाइट थी, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी h डैश इक्वल टू 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इंक्लाइन कर देंगे, तो अब इसमें ये वाली जो हाइट आएगी, टिल्टेड हाइट आएगी, वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो देखिए ये कितनी बारीक बारीक डिफरेंसेस हैं। अगर आपने थियरी पढ़ा है और थोड़ा सा केयरलेस होकर पढ़ा है तो आप हमेशा, आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा था थियरी में, टिल्ट करने के बाद ये फार्मूला यूज होता है। ये भी तो देखना है जो एंगल दिया वो किसके साथ दिया है, तो हम वर्टिकल के साथ जो एंगल अल्फा होता था उसके केस में ये फार्मूला यूज करते थे, यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ रेडियाई 0.01 एंड 0.02 मीटर आर ड्रॉप्ड 1 by 1 in the same viscous fluid, then their terminal velocity respectively will be in the ratio of, मतलब कि दो स्फीयर हैं और दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, लेकिन दोनों का जो डायमीटर है या रेडियस है वो अलग अलग है। तो आपको बताना है कि जब उसको सेम लिक्विड के अंदर थ्रो किया जाएगा तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी इसका रेशियो क्या आएगा। तो दो बॉडी है, इसमें स्फीरिकल बॉडी है, सेम मटेरियल के हैं, एक का ये क्या दिया हुआ है, रेडियस है, 2 स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ, हाँ रेडियस दिया हुआ है 0.01 इनका रेडियस है R1, और इनका रेडियस इसका जस्ट 2 गुना 0.02, और ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। आपसे टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो पूछा गया, बाकी सारी वैल्यू दोनों के लिए सेम है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला तो याद ही होगा, 2/9 r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, ये फार्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी, अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले, एक तो ये याद रखिए, एक स्टोक्स लॉ से जो फार्मूला आया था उसमें भी 6 पाई ईटा आर, उसके बाद जो वी आता है वो टर्मिनल वेलोसिटी ही होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ भी टर्मिनल वेलोसिटी आया है अगर आपको विस्कस फोर्स दिया जाए, और ये टर्मिनल वेलोसिटी में रेडियस, ईटा, रो, जी ये सब पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर सारी सिचुएशन सब कुछ दोनों के केस में सेम है, लिक्विड भी सेम है और दोनों का मटेरियल भी सेम है, तो ना तो दोनों की डेंसिटी में कोई डिफरेंस आएगा और ना ही लिक्विड की डेंसिटी में कोई डिफरेंस आएगा, और ना ही उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में कोई डिफरेंस आएगा। तो कुल मिला के सिर्फ रेडियस का डिफरेंस है, और रेडियस का डिफरेंस है तो वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटीज का जो रेशियो आएगा, यानी टर्मिनल वेलोसिटी फॉर फर्स्ट बॉडी अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी फॉर सेकेंड बॉडी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² तो r1² अपॉन r2², इसको आप क्या बोल सकते हैं, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में r1 और r2 गिवन है, कितना है 0.01 और यहाँ पर 0.02 और इसका होल स्क्वायर, इससे कैंसिल कर दीजिए 1/2 और स्क्वायर करेंगे 1/4, तो आप ये कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटीज का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, है ना। जितनी भी टर्मिनल वेलोसिटी इसकी होगी
उसी का 4 गुना टर्मिनल वेलोसिटी इसका होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो रेडियस है वो इसके रेडियस का 2 गुना है। तो रेडियस अगर 2 गुना है तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। 1:4 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 ट्यूब हैं, डिफरेंट रेडियस है दोनों का। इसका रेडियस है r और इसका रेडियस जो है वो इसी का आधा यानी r/2। इस ट्यूब का लेंथ है l और इस ट्यूब का जो लेंथ है वो इसकी लेंथ का 1/4 है यानी l/4। आपको बताना है कि इन दोनों ट्यूब में इसके इंड पर और इसके इंड पर जो प्रेशर होगा उसके प्रेशर का रेशियो कितना आएगा। और दोनों ट्यूब को सीरीज में जोड़ दिया गया है और इसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो 2 ट्यूब को सीरीज में जोड़ दिया गया और उनके रेडियस और इनके लेंथ का जो एक रेशियो है, एक तरह से कह लीजिए, वो दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि उनके टर्मिनल या उनके एंड्स के बीच जो प्रेशर होगा उसका रेशियो क्या आएगा। तो ऐसा हमने एक फार्मूला बताया है, पॉइजली का फार्मूला। किसी भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले ट्यूब से पास होने वाले लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड Q इज इक्वल टू होता है पाई P A⁴ अपान 8 ईटा L। यहाँ हम A की बजाय R यूज कर रहे हैं, रेडियस ही होता है वो A, तो R हम सिंबल ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए, जब कभी भी ट्यूब को आप सीरीज में ऐसे कनेक्ट करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड सेम होता है। पर सेकेंड में जितना लिक्विड यहाँ से इंटर करेगा उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर भी निकलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो लिक्विड के फ्लो के लिए हम सारे फार्मूले डिस्कस करते हैं वो सब के सब नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए डिस्कस करते हैं। तो अगर इनकम्प्रेसिबल है तो जितना पर सेकेंड में लिक्विड यहाँ से इंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो आप ये कह सकते हैं इन सीरीज जब सीरीज में ट्यूब को जोड़ते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड सेम होता है, चाहे ट्यूब पतला हो चाहे मोटा। पतला होगा तो तेजी से निकलेगा, मोटा होगा तो धीरे से निकलेगा। तो जितना लिक्विड यहाँ से इंटर कर रहा है उतना ही यहाँ से निकल रहा है, भले ही ये ट्यूब पतला है। थोड़ा यहाँ पर आने के बाद स्पीड बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 कह सकते हैं। Q1 के लिए आप लिख सकते हैं, फार्मूला अगर लिखेंगे और आपको करना क्या है, प्रेशर का ही रेशियो चाहिए। तो Q1 के लिए जब ये फार्मूला लिखेंगे तो आएगा पाई P की जगह पर P1 और R की जगह पर R1 बोल सकते हैं आप, या R ही रहने दीजिए, R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ईटा और L लिख दिया हमने। ठीक है, सिंपल सा इसके लिए। दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, पाई P की जगह पर P2 और रेडियस जो है, अभी रेडियस क्या हो गया है, इस वाले रेडियस का आधा। तो इस वाले रेडियस को R बोला है तो इसमें रेडियस कितना हो जाएगा, R/2 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ईटा और L की जगह पर क्या लिखेंगे, लेंथ कितना है, अब नया लेंथ L/4, तो L/4 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा देखिए 8 ईटा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। P1 R² अपान L, यहाँ से क्या आ जाएगा, P2 R² अपान 4 डिवाइडेड बाई L/4। ये 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया। तो P1/P2 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, P1/P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से R² से R² और L से L भी कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/1। तो यानी आप कह सकते P1:P2 इज इक्वल टू 1:1। यानी जो प्रेशर का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:1। और देखिए कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, और अगर कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है। फार्मूला जो होता है पाई P A⁴। अच्छा ठीक, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है, A⁴ या R⁴ होता है, हमने 2 लिखा है, तो ये पावर 4 होगा, यहाँ भी पावर 4 होगा, और इसकी वजह से अब डिफरेंस आ जाएगा। तो ये तो पावर 4 होगा, ये यहाँ भी पावर 4 होगा, और ये कैंसिल होंगे आपस में। लेकिन जो पावर यहाँ 2 का पावर 4 था, ये कितना हो जाएगा, 16। तो ये 16 है और ये 4 है, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। यानी फाइनल आंसर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 4 बच जाएगा। जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 4 रहेगा। तो यानी 1 कितना आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1:4, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने पीछे देखा था कि 1 से 2 क्वेश्चन हमने पॉइजली फार्मूले पर बताया था, और ये क्वेश्चन भी पॉइजली के ही फार्मूले पर है, उसी इक्वेशन पर है। और आगे भी कुछ क्वेश्चन आपको पॉइजली इक्वेशन पर मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स आप समझ रहे हैं काफ़ी लेंदी चैप्टर है, और 3 पार्ट में अगर हमने थियरी पढ़ा है
तो कम से कम न्यूमेरिकल के लिए भी तो बनता है कि पिछले सारे न्यूमेरिकल के रेशियो का 3 गुना टाइम पीरियड हो, 3 गुना क्वेश्चंस हो। तो अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्फीरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज ब्रोकन अप इनटू 8 स्फीरिकल ड्रॉपलेट्स। यानी एक बड़ा स्फीयर है, ड्रॉप है वाटर का, लिक्विड का, रेडियस r है, उसको 8 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे मतलब टुकड़े में उसको तोड़ दिया जाता है। तो द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज T, देन वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी। अगर एक बहुत इस तरह से बड़े लिक्विड को जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसको छोटे छोटे 8 ड्रॉपलेट में ब्रेक किया जाता है, तो ब्रेक करने में जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क आपको बताना। और जो लिक्विड की बात चले उसका सरफेस टेंशन T है। तो सरफेस टेंशन और वर्क डन के बीच में एक रिलेशन होता है। हमने आपको 2 फार्मूले बताए थे सरफेस टेंशन के, एक तो T इज इक्वल टू एफ अपान एल और दूसरा फार्मूला क्या था, T इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान डेल्टा ए, जहाँ पर डेल्टा ए का मतलब होता है इंक्रीज इन एरिया, सरफेस एरिया। तो वर्क डन पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही सॉल्व करना पड़ेगा, T इंटू डेल्टा ए। तो T की जगह पर तो T रहेगा क्योंकि हमारे हर एक ऑप्शन में T है। सिर्फ आपको इंक्रीज इन एरिया पता करना है। क्या पता करना है, इंक्रीज इन एरिया। यानी जब ये पूरा एक ड्रॉप था तो इसका एरिया कितना था, सरफेस एरिया, और ये छोटे छोटे ड्रॉप्स में जब चेंज हुआ तो उनका टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है, कितना इनसे एरिया बढ़ गया। तो चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया अगर पता चल जाएगा तो आप इसी में रख देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इनका तो एरिया पता है, A1 आपको पता है। या तो आप ऐसे एक चीज़ देख लीजिए, जब इस बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाएगा तो सरफेस एरिया तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम, उन 8 का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम को अगर आप इक्वल करते हैं, V1 इज इक्वल टू 8 इंटू V2, तो V1 कितना आ जाएगा, 4, ये स्फीयर का है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब रेडियस, 8 मतलब 8 है और 1 का कितना होगा वॉल्यूम, तो 4/3 पाई, और स्मॉल आर मान लीजिए रेडियस सबका, तो स्मॉल आर क्यूब, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब 8 आर क्यूब के इक्वल है, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 2r की। ठीक है, और r इक्वल टू 2r आ गया। पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, A1 कितना आ जाएगा, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। ये फार्मूला आप जानते होंगे। और फाइनल आंसर आपको देखिए कैपिटल R के टर्म में लिखना है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, A2 निकालिए। और A2 कैसे निकलेगा, तो 8 ड्रॉपलेट्स हैं, तो एक ड्रॉपलेट का एरिया निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू, और एक का एरिया कितना आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 32 पाई, और स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R/2, तो कैपिटल R/2 क्योंकि हमको आंसर कैपिटल R में देना है, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 32 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपान 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 8 पाई R स्क्वायर। यानी कि इनिशियल जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो है कितना आ गया था यहाँ से, इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर, और जो फाइनल सरफेस एरिया आया है वो आया है 8 पाई R स्क्वायर। तो जो चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया आएगा डेल्टा ए, वो कितना आएगा, A2 माइनस A1। A2 है 8 पाई R स्क्वायर और A1 है 4 पाई R स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। चेंज इन एरिया की वैल्यू आ गई, और चेंज इन एरिया आ गया तो इसी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो कितना आ जाएगा W की वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर और उसके साथ में T। तो ये वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन किसका था, वाटर ड्रॉप का था। तो चेंज इन एरिया निकालते टाइम हमने कहीं पर डबल करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है। तो हमने आपसे बताया था अगर वाटर ड्रॉप होगा या एयर बबल इन लिक्विड होगा तो चेंज इन एरिया जैसे सिंपली आप सोचते हैं वैसे निकालिए। लेकिन जब सोप बबल की बात हो, साबुन के बुलबुले की बात हो, तो उसमें 2 सरफेस, एक बाहर एयर का कॉन्टेक्ट है और एक अंदर से। तो ऐसे में 2 सरफेस होने की वजह से जब चेंज इन एरिया निकालेंगे इस तरीके से तो बाद में उसका 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाटर ड्रॉप था, कोई ऐसी बात नहीं थी। फाइनल आंसर आ गया 4 पाई R स्क्वायर टी, और कोई ऑप्शन अगर मैच कर रहा है तो करेक्ट है। ये देखिए 4 पाई R स्क्वायर टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला दोनों याद रखिए, सरफेस टेंशन का फार्मूला ये फोर्स के टर्म में भी और वर्क डन या सरफेस एनर्जी के टर्म में भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ अ बिग ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स
then the surface energy increases, remains constant, decreases, may either increase or decrease। यानी एक बड़े ड्रॉप को अगर छोटे छोटे ड्रॉप में, यही सेम सिचुएशन है, एक बड़े ड्रॉप को जब छोटे छोटे ड्रॉप में हम ब्रेक कर देते हैं तो सरफेस एनर्जी पर क्या असर पड़ता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप तब दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है सरफेस एनर्जी क्या होती तो आप पिछले लेक्चर को देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 3 को, और अगर पता है तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं शॉर्ट में। देखिए, सरफेस टेंशन की वजह से जो भी लिक्विड सरफेस पर उसके मॉलिक्यूल पहुँच पाते हैं वो नीचे वाले मॉलिक्यूल के कोहेसिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, सहसंजक बल के अगेंस्ट वर्क करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है वो इसके नीचे वाले हर एक मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। इसी एडिशनल एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो किसी भी लिक्विड में उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी वाले उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया कम होने का मतलब कम सरफेस एनर्जी। तो जब हम इस बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में ब्रेक करते हैं तो इनका जो टोटल सरफेस एरिया आता है वो इनके टोटल सरफेस एरिया से ज़्यादा हो जाता है। और यही तो हमने निकाला है, कितना ज़्यादा हो जाता है, ये चेंज ही तो हमने निकाला है, इंक्रीज इन एरिया। तो एरिया जब ज़्यादा हो जाता है तो एरिया ज़्यादा होने का मतलब सरफेस पर अब ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, और सरफेस पर जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनकी सरफेस एनर्जी बाकी सभी मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से इसकी सरफेस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जब बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में ब्रेक करते हैं तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप सॉल्यूशन इज 2.5 न्यूटन पर मीटर इफ अ सोप बबल इज ब्लोन टू अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर देन द वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इज। मतलब साबुन का घोल है और उसका सरफेस टेंशन आपको दिया है और उस घोल से एक बबल बनाया गया, सोप बबल बनाया गया 10 सेंटीमीटर रेडियस का, तो आपको बताना है कितना वर्क करना पड़ा है। तो ये भी सेम फार्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये आपका होमवर्क नहीं है, अभी आपको होमवर्क आपका मिलेगा। देखिए, सोप बबल जो है, मतलब जो साबुन का घोल है उसका सरफेस टेंशन है 2.5 न्यूटन पर मीटर, और उससे जो बबल बनाया गया उसका एरिया कितना है, तो एरिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको वर्क डन पता करना है। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, तो T इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए फार्मूला होता है, तो W इक्वल टू हो जाएगा T इंटू डेल्टा ए। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको डेल्टा ए मिल जाए तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि T की वैल्यू आपको गिवन है। डेल्टा ए का मतलब होता है इंक्रीज इन एरिया, और इंक्रीज इन एरिया कैसे निकलेगा, जब इनिशियल और फाइनल पता होगा। तो जो 10 सेंटीमीटर है ये फाइनल सर एरिया मतलब रेडियस है। अगर ये फाइनल रेडियस है तो यहाँ से हम फाइनल एरिया निकाल सकते हैं A2, 4 पाई r स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। और A1 क्वेश्चन में नहीं है, A1 मतलब इनिशियल सरफेस एरिया नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। यानी पहले उस साबुन का जो है वो घोल था, उसके बाद सीधे बबल बना है। तो यानी इनिशियल जो सरफेस एरिया बबल का होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली वो बबल था ही नहीं। तो इनिशियल एरिया जीरो है, फाइनल एरिया आप यहाँ से निकाल लेंगे। और चेंज इन एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिए सोप बबल है, तो चेंज इन एरिया के लिए आपको डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे और फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, इनिशियल जीरो है तो सिर्फ यहाँ पर फाइनल रख दीजिए 4 पाई r2 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 पाई और r2। और r2 मतलब कि ये रेडियस कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे ये सेंटीमीटर में है, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 करेंगे तो मीटर में आएगा, यानी कि 10 पावर माइनस 1 मीटर आएगा। और 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया अगर मिल गया तो वर्क डन यहाँ से निकल जाएगा इस फार्मूले से। W कितना आ जाएगा, T इंटू डेल्टा ए। T कितना है, T है आपका 2.5, और डेल्टा ए कितना है, तो डेल्टा ए है 8 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, और ऑप्शन पाई के फॉर्म में दिया है तो ठीक है मिल जाएगा। 25 है और 8 है, 25 गुणे 400 होता है, 8 करने पर 200 आएगा, एक अंक पर दशमलव लगाना है, पाई है और 10 पावर माइनस 2 है। ठीक है, और इस तरीके से अगर नहीं मिल रहा है तो आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको आप लिख सकते हैं 2 और 10 पावर 1, 1 और माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 पाई 10 पावर माइनस 1,
और इससे डिवाइड भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 पाई आ जाएगा, और इतना ये यूनिट क्या हो जाएगा जूल। तो ये सारे ऑप्शन जूल में है, 0.2 पाई इसका आंसर हो जाएगा। वर्क डन इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आपने इस फार्मूले पर किया था और ये भी हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब 16 देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 ये आपका होमवर्क है। आपको इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन दिया था, बीच में क्वेश्चन बताते टाइम हमने एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, उसको भी हमने बोला है आपका होमवर्क है, आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंबाइन टू फॉर्म वन बिग ड्रॉप। द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ वन बिग ड्रॉप टू वन स्मॉल ड्रॉपलेट्स विल बी। 27 ड्रॉप को मिलाकर एक ड्रॉप बनाया गया तो उनकी एनर्जीज का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1:3, 3:1, 9:1 और 1:9। और क्वेश्चन नंबर 17 है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब इज एनालॉगस टू अ कंडक्टर। किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो होता है उसका फ्लो होने का जो रेट है वो बिल्कुल कंडक्टर में जिस तरीके से करंट फ्लो होता है उसी के एनालॉगस है, उसी के कंपेरेबल है। देन द इफेक्टिव विस्कस रेजिस्टेंस इज गिवन बाई। तो अगर आपने ये लेक्चर बहुत ही केयरफुल्ली शुरू से देखा है तो इसी लेक्चर के दौरान शुरुआत में हमने इस क्वेश्चन का हिंट दिया है। अगर आप वो हिंट को देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं पॉइजली फार्मूला को यूज करते हुए। ठीक है, इतना भी हमने हिंट दिया कि पॉइजली फार्मूले के अंतर्गत आपको सोचना है। तो ये ऑप्शन आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा इफेक्टिव विस्कस रेजिस्टेंस के लिए। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप बता सकते हैं क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमने पिछले थियरी के लेक्चर में डिस्कशन के दौरान ये एग्जाम्पल भी लिया था कि एन एरोप्लेन वर्क्स ऑन। एरोप्लेन किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, बर्नौली थ्योरम और टॉरिसेली थ्योरम। और जितने भी इसमें नाम लिखे गए सारे के सारे थ्योरम हमने एक्सप्लेन किए हैं, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट जो 1 है उसमें हमने पास्कल्स लॉ डिस्कस किया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस किया था, और फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 3 जो है उसमें हमने विस्कोसिटी का जो लेक्चर था उसमें हमने बर्नौली थ्योरम और टॉरिसेली थ्योरम भी डिस्कस किया है। तो इन चारों में से किसके प्रिंसिपल पर एरोप्लेन वर्क करता है ये आपको बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन और इसके पीछे जो एक क्वेश्चन और था उसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। और इसी के साथ आज ये आपका मैकेनिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यानी ये जो मैकेनिक्स है, अब इस मैकेनिक्स को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है का मतलब मुझे नहीं पढ़ाना है, आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नहीं तो सारा कुछ पढ़ने और पढ़ाने का मतलब क्या है अगर आप एग्ज़ाम से पहले इसको फिर से भूल गए तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम अब क्लास में इसके बारे में डिस्कशन फिलहाल नहीं करेंगे जब तक कि सिलेबस एक बार कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नए यूनिट में हम कौन सा यूनिट स्टार्ट करें, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए, सजेस्ट करिए कि जितने भी बचे हुए पार्ट हैं सिलेबस के उसमें से कौन से यूनिट आपको सबसे टफ लग रहे हैं या हमें कौन सा यूनिट अगला स्टार्ट करना चाहिए। तो हमको इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, और उसी के बेसिस पर जिस यूनिट के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसी के बेसिस पर हम नया यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। धन्यवाद।